चौधरी बंसीलाल को मॉडर्न हरियाणा का आर्किटेक्ट या सख्त शासक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कैसे चौधरी बंसीलाल एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर सूबे के मुख्यमंत्री बने? नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में एक समय एक बहुत ही मशहूर कहावत थी कि हरियाणा के तीन लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल। लेकिन सवाल यह है कि बंसीलाल को ही हरियाणा का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है? वो सिर्फ 41 साल की उम्र में कैसे सूबे के मुख्यमंत्री बन गए? इंदिरा गांधी और संजय गांधी के इतने करीब होने के बाद भी उन्हें कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? शराबबंदी जैसे फैसले जिन्होंने उन्हें सत्ता दिला दी, लेकिन वह फैसला बाद में उनके लिए एक राजनीतिक संकट बन गया और आज उनकी फैमिली बीजेपी और कांग्रेस में क्यों बटी हुई नजर आ रही है। आज हम फैक्ट और घटनाओं के साथ समझेंगे कि चौधरी बंसीलाल की पूरी कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उनका उदय हुआ, कैसे वो ढलान पर गए और फिर कैसे उन्होंने कमबैक किया। आज की उनकी राजनीतिक विरासत का क्या हुआ, कौन उसे संभाल रहा है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन परत दर परत। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ। उनके पिता मोहर सिंह गोलागढ़ गांव के सरपंच रह चुके थे और गांव में उनका मान सम्मान था। परिवार सामाजिक रूप से स्थापित था। जब मोहर सिंह व्यापार के सिलसिले से लोहारू आए तो बंसीलाल भी उनके साथ लोहारू आ गए। यह फैसला आगे उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोहारू आकर वे प्रजामंडल से जुड़ गए। प्रजामंडल उस समय देश की रियासतों में लोकतंत्र और जनता के अधिकारों के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। उस समय रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन जनता के अधिकारों की आवाज बन रहा था। बंसीलाल ने ऊंट कर और भूमि कर जैसे करों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। 1943 से 1944 में वो लोहारू स्टेट प्रजामंडल के सचिव बने। यहीं से उनके अंदर आंदोलनकारी तेवर और संगठन चलाने की समझ विकसित होने लगी। यहीं से उनका जनाधार भी बनना शुरू हुआ। अपनी पढ़ाई उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने एमए और एमए के बाद एलएलबी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भिवानी आए और जल्द ही भिवानी बार एसोसिएशन से जुड़ गए और 1957 में उसके अध्यक्ष भी बन गए। यह उनके नेतृत्व का पहला बड़ा औपचारिक पड़ाव था। साथ ही वे हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और आगे चलकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बने। यानी जिला स्तर से निकलकर वे प्रांतीय राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुके थे। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी छलांग तब लगी जब वो मात्र 33 वर्ष की उम्र में राज्यसभा सदस्य बन गए। यह घटना भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प थी। उसमें हरियाणा एक अलग राज्य नहीं था, बल्कि पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और पंजाब के मुख्यमंत्री थे सरदार प्रताप सिंह कैरो। जब राज्यसभा के लिए नाम तय करने का समय आया तो कई नेताओं के नाम चर्चा में थे। कहा जाता है कि शुरुआत में सरदार प्रताप सिंह कैरो चौधरी देवीलाल को राज्यसभा भेजना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर उस समय नौजात लीडरशिप इन फैसलों से सहज नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर देवीलाल को आगे बढ़ाया गया तो प्रदेश का जातीय राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कैरो को एक ऐसा नाम तलाशना पड़ा जिस पर बाकी नेताओं को तुरंत आपत्ति करने का मौका ना मिले। उन्होंने अपेक्षाकृत उस समय का कम चर्चित नाम बंसीलाल को आगे बढ़ाया और बंसीलाल के साथ चौधरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय प्रदेश की बड़ी राजनीति में बंसीलाल का नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं था। जब बंसीलाल का नाम सामने आया तो कई नेताओं को लगा कि यह हिसार का बनिया समाज का कोई नेता है। इसी गलतफहमी और राजनीतिक गणित के कारण उनके नाम का ज़्यादा विरोध नहीं हुआ और इस तरह राजनीति की इस दिलचस्प चाल और संयोग के चलते चौधरी बंसीलाल मात्र 33 वर्ष की उम्र में राज्यसभा पहुंच गए। 1960 से लेकर 1966 तक वो राज्यसभा में रहे। राज्यसभा में उसमें सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संसद में जब भी उन्हें बोलने का मौका दिया जाता
तो वो बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते। कहा जाता है कि उनका यही स्पष्टवादिता उन्हें धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीब उनकी नज़रों में ले गई। अब आते हैं इस घटना पर कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कैसे बने। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 1966 में जब हरियाणा राज्य बना और चुनाव हुए तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उस दौर में हरियाणा की राजनीति लगातार अंदरूनी गुटबाजी और आयाराम गयाराम की राजनीति का शिकार हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकी। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने पहले ही रणनीति बना ली थी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बहुसंख्यक जाति यानी कि जाट समुदाय से ही बनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी उसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और कांग्रेस के महासचिव जो हरियाणा मामलों के प्रभारी भी थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुगुणा ने सबसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा को इस बात के लिए राजी किया कि आप हरियाणा के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी को पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप खुद चुनाव मत लड़िए। चुनाव के बाद आपको किसी भी सीट को खाली कराकर विधायक बना दिया जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा इस बात के लिए तैयार हो गए। चुनाव से पहले किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। चुनाव हुए, कांग्रेस को बहुमत मिला। 81 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 48 सीटें जीत ली, पूर्ण बहुमत आया। अब बहुगुणा ने अपना अगला दांव चला। उन्होंने हरियाणा के नेताओं से कहा, हाईकमान का आदेश है कि मुख्यमंत्री सिर्फ चुने हुए विधायकों में से ही कोई बनेगा, किसी की सीट खाली नहीं कराई जाएगी। पंडित भगवत दयाल शर्मा के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उनके पास विधायकों के इतने नंबर नहीं थे कि वो खुलकर बगावत कर सकें। दूसरी तरफ बहुगुणा पहले ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पद का भरोसा देकर एक बार फिर से साध चुके थे। अब जाट बिरादरी से मुख्यमंत्री पद के लिए दो नाम चर्चा में थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल। रणबीर सिंह हुड्डा वही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे, लेकिन भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स इन हरियाणा में लिखते हैं कि रणबीर सिंह हुड्डा ने खुद मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि उसमें हरियाणा में चल रही आयाराम गयाराम की राजनीति में विधायकों को संभाल के रखना आसान नहीं है, वो विधायकों को संभाल के नहीं रख पाएंगे। और यहीं से अचानक अपेक्षाकृत एक कम चर्चित नाम दौड़ में आया। नाम था चौधरी बंसीलाल। उनकी पैरवी कर रहे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा और उसमें हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में से एक और राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम गुलजारी लाल नंदा। इस तरह राजनीति की चालों और परिस्थितियों के बीच चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। 22 मई 1968 को राज्यसभा के अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली की राजनीति में जो पकड़ उन्होंने बनाई थी वह इसमें उनके लिए बहुत ही काम आई। भीम सिंह दैया अपनी किताब में लिखते हैं, फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्ड लाइक ए बनिया देन ए जाट, यानी कि अपनी शक्ल सूरत से वो जाट से ज़्यादा बनिए दिखते थे। लेकिन उस समय शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण और विनम्र दिखने वाला नेता आगे चलकर एक बेहद सख्त और शक्तिशाली राजनेता बन जाएगा, जिसे संभालना बाद में पंडित भगवत दयाल शर्मा और गुलजारी लाल नंदा दोनों के लिए आसान रहने वाला नहीं था। भीम सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि राजनीति में आते ही बंसीलाल ने खुद को एक बेहद मजबूत इरादों वाले नेता के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे कई बार बेहद ही सख्त फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हरियाणा के विकास पर तेजी से काम शुरू किया। सड़कों, बिजली, उद्योगों और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया।
राज्य के लगभग हर गांव को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की कोशिश की गई। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। गांव-गांव में स्कूल पहुंचाने का काम किया गया। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, खासकर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई जगहों पर पर्यटन केंद्र विकसित किए गए, खासकर उन रास्तों पर जो आगरा, जयपुर, शिमला और कश्मीर की ओर जाते थे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ। हर कुछ किलोमीटर पर नए स्कूल खोले गए। भीम सिंह दैया अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल का यह तेज कार्यशैली और जल्दी दिखने वाले नतीजों ने उन्हें हरियाणा की राजनीति में एक बेहद मजबूत और सुरक्षित जगह दिला दी। यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने उन नेताओं के राजनीतिक प्रभाव को भी कम करना शुरू कर दिया जिन्हें कभी उनका मार्गदर्शक माना जाता था, जिनमें से गुलजारी लाल नंदा, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस दौर में उनकी पहचान बनी मॉडर्न हरियाणा की नींव। उनकी प्रमुख उपलब्धियां उसमें जो रही, तकरीबन 5,500 गांवों में ग्रामीण बिजली विद्युतीकरण, सड़क नेटवर्क का विस्तार, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि अध्ययन के लिए इजराइल डेलीगेशन भेजना, मारुति प्रोजेक्ट जो 1971-72 में गुड़गांव में 297 एकड़ जमीन आवंटित करके जब वो रक्षा मंत्री थे, किसानों की जमीन से संजय गांधी के इस पेट प्रोजेक्ट के लिए सरकारी लोन भी दिया गया। हालांकि 15,000 किसानों को बेदखल किया गया, जिस पर विवाद हुआ। इस मुद्दे पर एक अलग वीडियो बनाकर विस्तार से आपको बताएंगे। डीएलएफ सिटी गुड़गांव का विकास उनके दौर में शुरू हुआ। उन्होंने शहरीकरण और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, जिसने गुड़गांव को मॉडर्न शहर बनाया। गुड़गांव को बसाने और डीएलएफ के इतना बड़ा बनने की कहानी भी हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। उनकी प्रशासनिक शैली सख्त थी, इसलिए बंसीलाल को आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाने लगा। बंसीलाल नौकरशाही पर बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि अगर फैसलों को जमीन पर सही तरीके से लागू करना है तो उसके लिए मजबूत और भरोसेमंद प्रशासनिक टीम का होना बेहद जरूरी है। उनके आसपास ऐसे ही कुछ प्रभावशाली अधिकारी थे जो उनके फैसलों को अमल में लाने में अहम भूमिका निभाते थे। इन अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम था एस.के. मिश्रा का, जो उस समय कांग्रेस के नेता उमाशंकर दीक्षित के दामाद थे। इसके अलावा एक और ताकतवर नौकरशाह थे आर.पी. मेहतानी, जिनका प्रशासनिक तंत्र में काफ़ी प्रभाव माना जाता था। पावर पॉलिटिक्स इन हरियाणा में जिक्र भी मिलता है कि अपने पहले कार्यकाल में 1968 से लेकर 1972 तक जब वो मुख्यमंत्री थे तो बंसीलाल के परिवार का राजनीति में दखल काफ़ी सीमित था। उस समय वे मुख्य रूप से अपने भरोसेमंद नौकरशाहों और प्रशासनिक सहयोगियों के जरिए ही अपनी सरकार चलाते थे। लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह भी राजनीति में दिलचस्पी दिखाने लगे और सरकार के फैसलों में सीएम आवास की छाप दिखाई देने लगी। इसी दौर में उनकी बेटी सरोज सिवाच भी धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में सक्रिय होने लगी और जब बंसीलाल का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब तक परिवार की भूमिका भी हरियाणा सत्ता की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। अब आते हैं इस पर कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल की अदावत कैसे शुरू हुई। दरअसल जब मुख्यमंत्री बंसीलाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आया तब चौधरी देवीलाल ने भी उनका समर्थन दिया था। बंसीलाल ने अपने सीनियर नेता का सम्मान रखते हुए उन्हें स्टेट खादी बोर्ड का चेयरमैन भी अपनी सरकार में बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों नेताओं के बीच टकराव शुरू हो गया। असल में चौधरी देवीलाल उस समय अनुभवी नेता थे। उनका कद काफ़ी बड़ा था। वे चाहते थे कि सरकार के बड़े फैसलों में उनके सुझावों को अहमियत दी जाए, लेकिन बंसीलाल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे अपने फैसलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करते थे और ना ही अपनी आलोचना सुनना पसंद करते थे। इसी टकराव से जुड़ा एक मशहूर वाकया भी भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स इन हरियाणा में लिखते हैं। कहा जाता है कि एक बार चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल चंडीगढ़ से दिल्ली एक ही कार में जा रहे थे।
रास्ते में चौधरी देवीलाल ने किसी सरकारी फैसले को लेकर चौधरी बंसीलाल को एक सुझाव दिया और कहा इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन बंसीलाल उस सुझाव से सहमत नहीं थे। बात धीरे धीरे इतनी बड़ी बन गई, जो बातचीत चल रही थी वह बहस में बदल गई और गुस्से में आकर बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को बीच सड़क पर गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा। बताया जाता है कि चौधरी देवीलाल इस अपमान को कभी भूल नहीं पाए और यहीं से दोनों नेताओं की व्यक्तिगत खटास धीरे धीरे एक राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। चौधरी देवीलाल ने अपने वक्त का इंतजार किया ताकि वो अपने अपमान का बदला ले सकें और यह मौका उन्हें मिला। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि